शहर से कुछ दूरी पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती बसी थी, जहां 3 डाकू रहते थे। उनकी सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि वह आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नरम लहजा और ऊपर से नेक इंसान की सीरत। बस्ती के लोग ही नहीं, उनके अपने घर वाले भी उन्हें शरीफ और नेकदिल इंसान समझते थे। मगर हकीकत यह थी कि वह तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज के इलाकों में चोरी करने निकलते और सुबह होने से पहले वापस उसी बस्ती में लौट आते। वे सिर्फ चोर नहीं थे, बल्कि गहरे दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते। उन तीनों का आपसी भरोसा इतना गहरा था कि जैसे किसी दिल के 3 टुकड़े जो कभी जुदा नहीं हो सकते। एक दिन उन्होंने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्हें खबर मिली थी कि एक दूर इलाके में बेहद अमीर लोग रहते हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती सामान भरा पड़ा है। ये सुनते ही उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक ही बार बड़ा डाका डाल दिया जाए तो हमेशा की किस्मत बदल सकती है। न तो रोज की छोटी छोटी चोरियों का झंझट रहेगा, न हर रात की जोखिम उठानी पड़ेगी। काफी सोच विचार के बाद तीनों ने उस खतरनाक लेकिन फायदे से भरे इस काम को अंजाम देने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वे अपने घर वालों से यह कहकर निकल पड़े कि काम की तलाश में जा रहे हैं, और चल दिए उस अमीर शहर की ओर। यह सफर आसान नहीं था। शहर बहुत दूर था और एक दिन से भी ज्यादा का वक्त लगने वाला था। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने इरादे को पूरा करने के लिए बढ़ते चले गए। जब वे तीनों शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर सफर की कोई थकान नहीं थी, बल्कि उनमें ऐसी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी कि कोई भी उन्हें देखकर फौरन भरोसा कर लेता। शहर पहुंचकर उन्होंने एक सराय में ठहरने का फैसला किया। वहां उन्होंने सादा सा खाना खाया, लेकिन उनके दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल लगातार घूम रहा था, उस रात का डाका जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था। खाने के बाद वे खामोशी से बैठे रात के अंधेरे का इंतजार करने लगे। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। सूरज ढल गया और आसमान पर स्याह तारीकी फैलने लगी। जब रात पूरी तरह गहरी हो गई और पूरे शहर में सन्नाटा छा गया, तो वे तीनों चुपचाप उठे और अपने बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक एक खास मकान की ओर रवाना हुए। यह वही घर था जिसे उन्होंने दिन के उजाले में दूर से देखा था। एक पुराना मगर बेहद अमीराना मकान, जिसकी दीवारें वक्त की कहानी कहती थीं। उन्होंने सबसे पहले पूरे घर का इहाता किया, चारों तरफ का जायजा लिया और ध्यान से सुना कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर की खामोशी और जांच के बाद उन्हें यकीन हो गया कि घर में ज्यादा लोग नहीं हैं और यही मौका है डाका डालने का। आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर वे अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें चौकस थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इरादे मजबूत थे। वे पैसे, जेवर और कीमती सामान की तलाश में पूरे घर की छानबीन करने लगे। कई कमरों की तलाशी के दौरान उन्हें एक कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो गहरी नींद में सो रही थी। उसकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी और वह पूरी तरह बेखबर थी कि उसका घर लुटने वाला है। चोरों ने बिना कोई आवाज किए आगे की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में पहुंचकर उनकी आंखें चमक उठीं। एक बड़े संदूक में उन्हें कीमती सामान और अशर्फियों से भरा एक भारी थैला मिला। यह सामान बिल्कुल नया और कीमती लग रहा था, जैसे किसी बड़े खजाने पर हाथ लग गया हो। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी मेहनत रंग ले आई हो। मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वे तो अभी अपने डाके में मशगूल थे, बेखबर और बेपरवाह। इसलिए उन्होंने वक्त जाया किए बिना रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान चुपचाप घर से बाहर निकाल लिया। वे बेहद सावधान थे ताकि किसी को कोई भनक न लगे। सारा सोना, चांदी, अशर्फियां और कीमती वस्तुएं उन्होंने अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर बांध दी और बिना देर किए उसी अंधेरे में शहर छोड़कर अपनी बस्ती की ओर रवाना हो गए। मगर अब एक नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। उनके पास इतना ज्यादा माल और दौलत थी कि उसे छिपाना आसान नहीं था। अगर वे सीधे बस्ती में दाखिल हो जाते तो हर किसी की नजर उन पर पड़ती और सवाल उठते कि एक ही दिन में ये सब कहां से आया। चोरी का भेद खुलने का खतरा मंडराने लगा था और अब वे सोच में पड़ गए थे कि इस सारी दौलत को कहां छुपाएं। बस्ती के पास ही एक सुनसान, वीरान कंदरा गुफा जैसी जगह थी, जो बरसों से खाली पड़ी थी। उन्होंने वहीं सारा सामान छिपाने का फैसला किया। अशर्फियों से भरा थैला उन्होंने अपने एक साथी को सौंप दिया
और बाकी सामान कंदरा के एक खुफिया कोने में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद तीनों अलग अलग होकर अपने घर लौट गए। उनके चेहरे थके हुए और मायूस नजर आ रहे थे, जैसे कोई काम न मिला हो और खाली हाथ लौटे हों। घर वालों से उन्होंने यही कहा कि बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी रोजगार नहीं मिला, इसलिए वापस आ गए। एक दिन यूं ही खामोशी से बीत गया, मगर रात को जिस साथी के पास अशर्फियों वाला थैला था, वह तजस्सुस जिज्ञासा से उसे खोल बैठा। जब उसने गिनती शुरू की तो दंग रह गया। थैले में पूरे 1000 अशर्फियां थीं। ये बहुत बड़ी रकम थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने दोबारा गिनती की, फिर थैले को अच्छे से उलट पलट कर देखा। तभी उसकी नजर थैले के अंदर रखे एक अजीब से खत पर पड़ी। यह खत कुछ अलग ही किस्म का था। उस खत में कुछ ऐसे अल्फाज और राज दर्ज थे जो न सिर्फ हैरान करने वाले थे, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदलने की ताकत रखते थे। यही खत आगे चलकर उस डाकू की किस्मत का मोड़ साबित होने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसे अंधेरे रास्तों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएगा और एक चोर से कामयाब ताजिर बना देगा। जैसे ही अशरफियों का थैला खोला और उसके अंदर रखा खत निकाला, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट उभर आई। उसने कांपते हाथों से खत पढ़ना शुरू किया और अभी कुछ ही सतरें पड़ी थीं कि उसके पूरे बदन में कंपी दौड़ गई। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। खौफ, पछतावे और बेकसी के आलम में वो वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसे न अशरफियों का लालच दिख रहा था, न माल की चमक। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उस खत के लफ्ज तैर रहे थे जिनमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारा बाप तो कब का इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूं। मैंने तुम्हारे बाप और अपनी पूरी जमा पूंजी, सारा पैसा, जेवर और सामान तुम्हारे लिए उस ऊपरी कमरे में रख दिया है। ये तुम्हारा झेज है हमारी तरफ से। जब भी तुम आओ ये सब ले लेना, शादी करना और अपनी जिंदगी खुशी से बिताना। तुम्हारी शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूट गई और यह सोच सोच कर मेरा दिल हर रोज मरता रहा। इसलिए मैंने सब कुछ बेच दिया ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य बना सकूं। डबल एस्टरिस्क। यह सोचकर मेरा दिल हर रोज मरता रहा। इस एक लाइन ने उस डाकू की रूह को झकझोर दिया था। खत आगे पढ़ते हुए वह पहुंचा उस हिस्से पर जहां मां ने लिखा था कि उसने अपना सब कुछ बेचकर बेटी के लिए बेहतरीन सामान और अशर्फियां इकट्ठा की हैं और अब वह मरने वाली है, मगर चाहती है कि उसकी बेटी इस दौलत से अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारे। मेरी प्यारी बेटी, गुर्बत बहुत बुरी चीज है, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती। ये लिखते लिखते मां ने खुद को तुम्हारी बदकिस्मत मां कहकर खत खत्म किया था। यह खत पढ़कर डाकू की आंखें शर्म और पछतावे से भर आईं। अशर्फियों का वजन अब उसे बोझ जैसा लगने लगा था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और थैले को देखता रहा जैसे वह कोई गुनाह का निशान हो। वह देर तक रोता रहा। उस लम्हे उसे अपनी माँ याद आ गई, वो माँ जिसने उसे तकलीफों में पाला, तकलीफें झेली, मगर कभी शिकायत न की। उसके जहन में यह ख्याल कौन था, अगर यह मेरी माँ का खत होता, अगर यह मेरी बहन का झेज होता और कोई डाकू इसे लूट कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। यह सोचते ही उसके दिल में पछतावे और शर्म का तूफान उमड़ पड़ा। किसी तरह रात का वक्त काटा और जैसे ही सुबह हुई वह सीधा अपने दोनों साथियों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर बेचैनी, शर्मिंदगी और एक अजीब सी संजीदगी साफ नजर आ रही थी। उसने बिना वक्त गंवाए पूरी बात उन्हें बता दी। फिर जेब से वो खत निकाला और उनके सामने पढ़कर सुना दिया। खत खत्म होते ही उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, मैं यह अशर्फियां और सारा सामान वापस ले जाने वाला हूं। यह हमारा नहीं है, यह किसी मां की आखिरी उम्मीद है। दोस्त खामोश खड़े रहे। एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस खामोशी के पीछे हर किसी के दिल में एक हलचल थी। और तभी उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी और बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। जैसे ही उस डाकू ने अपने दोस्तों से कहा कि वह सारा सामान लौटाने का इरादा कर चुका है, उनमें से एक भड़क उठा और गुर्राकर बोला, अगर काजी को पता चल गया कि यह सब तेरे पास था तो तेरा हाथ कट सकता है। और क्योंकि यह सब माल हम तीनों ने मिलकर लाया था, इसलिए अगर तू वापस करेगा तो हमारा हिस्सा भी जाया हो जाएगा और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे ने भी फौरन हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें कुछ भी वापस नहीं करना।
यह हमारी किस्मत का हिस्सा है। अब तू एक मामूली खत के पीछे इतनी कीमती अशर्फियां और माल लुटा देगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मगर वो शख्स जिसने खत पढ़ा था, उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई साफ झलक रही थी। वह बड़ी नरमी से बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं तुम दोनों का हिस्सा भी अपनी जेब से भर दूंगा। रही बात काजी की सजा की, तो वो भी मैं अकेले कबूल कर लूंगा, मगर मैं एक मां के आंसू और एक बेसहारा बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गुनहगार जरूर हूं, लेकिन बेहिस और बेगैरत नहीं हूं। अगर मैंने यह माल वापस ना किया तो यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात ये खत, ये अल्फाज मेरा सीना चीरते रहेंगे। इतना कहकर उसने अपने दोनों साथियों की नाराजगी की परवाह किए बिना वह सारा माल दोबारा घोड़े पर लादा, अशर्फियों का थैला संभाला और तन्हा शहर की ओर रवाना हो गया। पूरा दिन सफर करता रहा। बदन थक चुका था, लेकिन दिल को एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे किसी भारी बोझ से निजात मिलने वाली हो। आखिरकार शाम ढलते ढलते वह उसी शहर पहुंचा जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। अब उसकी आंखें उस पुराने मकान को तलाश रही थीं जिसे उसने उस रात देखा था। कई गलियों में भटकने और पूछताछ के बाद वह आखिरकार उस घर तक पहुंच ही गया। उसे यकीन था कि उस घर में बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं रहता, इसलिए वह सीधा अंदर दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। उसका दिल कांप उठा। यह क्या माजरा है? वह आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की ओर बढ़ा। सामने का मंजर देखकर वह सन्न रह गया। बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही थी, वह इंतकाल कर चुकी थी। और जो लड़की जारो कतार रो रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की एक लड़की थी जो मरने वाली की वाहिद खबरगीर थी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वह बूढ़ी औरत की बेटी नहीं थी, बल्कि वह तो उस बुजुर्ग औरत की अकेली मददगार और देखभाल करने वाली थी। लिहाजा उस डाकू ने खामोशी से, बड़ी नरमी और अदब के साथ एक एक करके सारा सामान उसी कमरे में वापस रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे मिला था। अशर्फियों से भरा थैला भी उसने उसी जगह पर रखा, जैसे किसी अमानत को उसके असल हकदार तक पहुंचा रहा हो। उसका हर लम्हा उस वक्त इबादत सा लग रहा था, जैसे वह अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर रहा हो। उसी दौरान वह पड़ोसन औरत जो पहले से कमरे में मौजूद थी और जार व कतार रो रही थी, उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में सवाल था, आवाज में संदेह। उसने पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? डाकू ने संक्षिप्त जवाब दिया, मैं उनका बेटा हूं। औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं था। यह सुनकर डाकू चुप रह गया। उसने कोई सफाई नहीं दी। वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, मगर यह झूठ एक हकीकत को छुपाने के लिए था। अगर वह सच्चाई बताता तो उसे काजी का सामना करना पड़ता और शायद उसकी सारी तौबा बेकार चली जाती। मुख्तसर यह कि उसने खुद मोहल्ले के चंद लोगों को इकट्ठा किया, बुजुर्ग औरत के जनाजे का बंदोबस्त करवाया, कफन दफन की पूरी जिम्मेदारी निभाई, फिर उसी खामोश घर में ठहर गया, उस बेटी के इंतजार में जिसके लिए यह सब कुछ बचा कर रखा गया था। यह सच था कि वह एक डाकू था, मगर उसकी फितरत, उसका जमीर और उसकी सोच किसी शरीफ खानदान की पाक तरबियत का पता दे रही थी। क्योंकि इंसान का दर्जा सिर्फ उसकी बाहरी शक्ल सूरत से नहीं होता, बल्कि उसके किरदार और अमल से तय होता है। लिहाजा वह डाकू अब उसी घर में रहने लगा, खामोश, सादा और ख्यालों में डूबा हुआ। उसका दिल अब सिर्फ एक ही उम्मीद से जुड़ा था, उस लड़की के लौट आने की जिसके लिए यह सब अमानत थी। वह रोज दरवाजे की तरफ नजरें लगाए बैठा रहता, मोहल्ले के लोगों से पूछता, आसपास नजर रखता, मगर कहीं से कोई खबर नहीं आती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक एक खूबसूरत मगर परेशान हाल लड़की घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे में किसी अजनबी को बैठे देखा, वह घबरा गई और चीखते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरी माँ कहाँ है और मेरे अब्बा? डाकू ने नरमी और गम से भरे लहजे में जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूं। तुम्हारी माँ काफी बीमार थीं और कुछ दिन पहले इंतकाल कर गईं। इससे पहले मुझे यह भी मालूम हुआ कि तुम्हारे वालिद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही लड़की जैसे टूट सी गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह गम की शिद्दत में फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर डाकू का दिल पसीज गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसे तसल्ली दी और कहा, मौत एक हकीकत है, हर किसी को आनी है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है
तो दुनिया से रुखसत ही उसका मुकद्दर बनती है। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुमने उन्हें इस हालत में अकेला क्यों छोड़ दिया? लड़की खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। उस अजनबी की आवाज में गुस्सा था, मगर वो गुस्सा महज इल्जाम नहीं था। उसमें इंसानियत और सच्चाई की कड़वाहट थी। उसने पहली बार किसी गैर की आंखों में ऐसा दर्द देखा जो उसका अपना सा लगता था। एक ऐसा अजनबी जिसमें उसे अपना कोई दुख, अपनायत और इंसानी जज्बा महसूस हुआ। लड़की ने निहायत नर्म लहजे में, झुकी हुई नजरें और लरजती हुई आवाज के साथ जवाब दिया, भाई साहब, मैं दरअसल अपने माँ बाप की मर्जी से 1 साल पहले फूफी के घर दूसरे शहर चली गई थी। उस वक्त मेरे वालिद बिल्कुल ठीक थे। शायद उनका इंतकाल अचानक हुआ और क्योंकि उस दौरान कोई राब्ता नहीं हो पाया, इसलिए मुझे उनकी वफात की खबर भी नहीं मिल सकी। डाकू खामोशी से सब सुनता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर रखा सच्चाई का बोझ उतारने के लिए सारी बात साफ साफ कह दी। वह बोला, मैं मानता हूं कि मैं एक डाकू हूं। मैंने तुम्हारे घर की हुर्मत तोड़ी, यहां गुस्सा। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा भी दे सकती हो और माफ भी कर सकती हो। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनते ही लड़की की आंखों से फिर आंसू बह निकले। लेकिन अब उन आंसुओं में सिर्फ गम नहीं था, उसमें हमदर्दी, शुक्रगुजारी और उस अजनबी के लिए एक खास सी अपनायत भी शामिल हो चुकी थी। उसका दिल धीरे धीरे उस डाकू के लिए जगह बनाने लगा था। जब डाकू उठने लगा तो उसने कहा, अब यह घर, यह सामान, सब कुछ तुम्हारा है। मैं चलता हूं। अगर कभी कोई जरूरत हो या मुश्किल वक्त आए तो पुरानी बस्ती में मेरा घर है, मुझे याद करना। यह सुनकर लड़की फौरन उठी और कहा, नहीं, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने जिस ईमानदारी, खुलूस और इंसानियत से मेरी मां की अमानत लौटाई है, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो ये अशर्फियां रख लीजिए और यहीं कोई कारोबार शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके घर भी आते जाते रहिए। मुख्तसर यह कि कुछ ही वक्त बाद मोहब्बत और एतमाद की उस बुनियाद पर दोनों का निकाह हो गया। शादी के बाद वह डाकू अब डाकू नहीं रहा। अब वह एक ईमानदार और मेहनती ताजिर था, जिसने तौबा से न सिर्फ अपना मुकद्दर बदला बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज किया। कुछ वक्त बाद पुरानी बस्ती से उसके दोनों पुराने दोस्त भी उसके घर आए। जब उन्होंने अपने उस साथी की बदली हुई जिंदगी देखी, उसकी इज्जत, सुकून और मोहब्बत को महसूस किया, तो उनके दिल भी पिघल गए। उन्हें एहसास हुआ कि जो सुकून उन्होंने सारी जिंदगी चोरी और फरेब में ढूंढा, वह यहां एक सीधी सादी मगर सच्ची जिंदगी में मौजूद था। उस दिन उन्होंने भी अपने अतीत से तौबा की और साफ दिल से एक नई राह चुनने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त से माफी मांगी और उसके साथ हलाल कारोबार में शरीक हो गए। और यूं वह डाकू जो कभी अंधे रास्तों पर चला करता था, अब एक कामयाब, इज्जतमंद और नेक ताजिर बन चुका था। उसकी ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल अब दूर दराज तक दी जाने लगी थी। उसने वह सब कुछ पा लिया जो लोग सिर्फ सख्त मेहनत से नहीं बल्कि नेक नियति और दिल की सच्चाई से ही हासिल कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।